चलो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी सी फेयरर्स को बोला एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की PDF फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो कि ब्लैक सी से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो थोड़ा ठीक से वेरीफाई कर लो जो भी आपको जाना है वहां पे काम करने के लिए, क्योंकि सी फेयरर में इंडियन पार्टिसिपेंट्स भी बहुत सारे हैं। जॉब मिलती है बढ़िया, मर्केंट चिप्स होती है। वो एक रील भी बनती है इस पे, आजकल मैं ज्यादा ही देखने लगी हूँ, शायद यहाँ से इंडिकेट हो रहा है। वो रील नहीं बनती एंथम ऑफ सी, एक म्यूजिक चलता है पीछे बड़ा ही डीप सा है और शिप ऐसे ऊंची जाती है पीछे हटती है। सी फेयरर खींच रहे होते हैं अपने सामान को कि कैसे बचाया जाए, कुछ डब्बे पानी के अंदर चले जाते हैं। तुमने नहीं देखी है, आज देखोगे तुम क्लास के बाद, ये काम की है। वो मर्केंट शिप्स आती हैं आपकी, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं अपने जो भी लॉजिस्टिक आइटम्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं। ट्रेड रूट्स में रेड सी है, ब्लैक सी है, इंडिया की बात करें तो अरेबियन सी है। थोड़ा सा इसको मैप के ऊपर देख लेते हैं। अगर मैं इसको मैप पे ड्रॉ करूं, यहाँ पे हम खुद आगे, ये हमारा कोस्टल एरिया आ गया, ये सारे वाटर रूट्स हैं, यहाँ पे इंडियन ओशन आ गया, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है। इस तरफ से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आ गई, यहाँ स्ट्रेट ऑफ मलक्का वगैरह आपको दिखेगी, ये सारा आ गया अपना साउथ ईस्ट वाला। इस तरफ को आ जाओ। अब मैक्सिमम जो हम ट्रेड करते हैं यूरोप के साथ, कुछ वाटरवेज आप देखेंगे, यहाँ रेड सी आएगा। पर्शियन गल्फ से तो हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, खरीदते ज्यादा इन चीजों को। तो ये जो सारे सी रूट्स हैं, ऊपर जाओगे आप तो यहाँ पे ब्लैक सी आ जाएगा, इस तरफ आओगे एक कैस्पियन सी आ जाएगा। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सारी वाटर बॉडीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा ऊपर चले जाएं, एक और सी था, फेल इनटू रशिया जीडीपी बड़ी स्वीडन की, बाल्टिक सी, बाल्टिक सी। तो यहाँ पे जितने भी शिप्स कौन से जा रहे हैं, मर्केंट शिप्स, जहां पे हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं। मर्केंट शिप में भी वैसा ही सेम अपीयरेंस दिखेगा आपको। नेवल ऑफिसर वर्ड यूज करा जाता है जब इंडियन नेवी की शिप की बात हो रही है, ठीक है। पर जब मर्केंट शिप की बात हो रही है उसमें भी कैप्टन ही बोलेंगे, उसमें भी ऑफिसर ही बोलेंगे, पर नेवल वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे उनको जो कलेक्टिव टर्म है वो क्या बोल दी जाती है, सी फेयरर। तो सी फेयरर ये मर्केंट शिप्स में इन्वॉल्व रहते हैं। और वाटर कितना डेंजरस होता है, छोटी सी शिप चल रही है, इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही है और उसके ऊपर एक बड़ी सी शिप चली हुई है। तो इनके जो कंसर्न है वो एक जो इमर्ज होते हैं, कई बार ना इसका मिसयूज भी करा जाता है। कंपनी ने क्या किया, शिप इंडिया में खरीद लिया मान लो, पर उनको देखा कि फ्लैग ना पनामा का लगा देते हैं दूर का। किस चीज से बचना था, टैक्स से बचना था। अब जो फ्लैग लगा होगा उस शिप के ऊपर वो कहाँ का लगा हुआ है, पनामा का लगा है। पर जो ओनर होगा, बाद में वो जो शिप परचेजिंग कर ली थी फ्रॉम इंडिया, फ्लैग लगा लिया पनामा का, बाद में जो शिप ओनर होगा वो सऊदी अरेबिया का है। अब सोचो वो शिप थी, ड्यू टू सर्टेन कंडीशन हवाएं तेज चली, शायद बारिश लगी और वो डिफंक्ट होगी शिप। अब सी फेयरर की सिक्योरिटी कौन उठाएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि जो सी फेयरर हैं, स्पेशली जो ब्लैक सी में जा रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान से जाए कि मतलब वेरिफिकेशन प्रॉपर कर लें कि क्या काम आपको इन एरियाज में ही दिया जा रहा है। क्यों, क्योंकि ब्लैक सी का एक पोर्ट आता है यहाँ पर, ओडिशा आ गया याद, ओडिशा। ओडिशा जब बोला जाता है ये यूक्रेन की पोर्ट सिटी भी है और पोर्ट भी है। इस पोर्ट के पास में क्या हुआ था, ड्रोन अटैक करा था रशिया ने। तो अगर अटैक हो रहे हैं वो भी बंदरगाह के पास, तो मतलब मर्केंट शिप तो जाएगी वहां पे अपना सामान लेके। अटैक के अंडर हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी मर्केंट शिप भी जाए। सोशल सिक्योरिटी का खतरा सबसे ज्यादा तब बनता है जब ये जो रूट था कि खरीदी कहीं और से, फ्लैग कहीं और का लगाया है, ओनरशिप किसी और की है ताकि टैक्स से बच सके। तो उससे क्या होता है कि जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा रही थी सी फेयरर को, वो रिस्क में आ जाती है। एंड अभी यूपी का भी एक केस आया था, उन्होंने बोला कि हमने अपने बच्चे को खो दिया। सी फेयरर था वो, दुनिया घूमी उसने, पर एट दी एंड उसकी डेथ होगी, जो गलती उसने कमिट भी नहीं करी थी उसके लिए। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि सी फेयरर में इंडियंस बहुत सारे जाते हैं। पैसा भी ठीक होता है इसमें, पर रूट भी बहुत डेंजरस होते हैं। तो ऐसी एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इस वजह से गवर्नमेंट ने ये अनाउंस करा। तो सबसे पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है हमारी, उन्होंने बोला
कि अभी जो सिक्योरिटी रिस्क है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं ब्लैक सी में। क्यों? तो मैप पे आपने देख लिया, ऊपर यूक्रेन है, साइड में रशिया, दोनों लड़े जा रहे हैं और इसकी वजह से जो बाकी हैं वो ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं। तो इस वजह से बोला कि ब्लैक सी के आसपास जो भी मैरीटाइम रीजन्स हैं जहां पे आप सी फेयर की फॉर्म में जाते हो तो वहां पे थोड़ा अवॉइड करना। अगर जाना ही है तो वेरिफिकेशन प्रॉपर्ली कर लेना कि किस तरह का काम रहेगा, किन किन एरियाज के थ्रू आप जाओगे, क्या वो कॉन्फ्लिक्टेड जोन के थ्रू तो नहीं आता एरिया, तो आप थोड़ा अवॉइड करना, इस वजह से बोला गया। एंड कॉन्फ्लिक्ट किन किन के बीच में? रशिया और यूक्रेन की। कंसर्न यही है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी इंटरनेशनल शिपिंग की आज की बहुत बड़े रिस्क पे है। अब तब तो फिर रेड सी से भी ना जाए, क्योंकि रेड सी में भी आपने देखा जो हूदी रिबेलियन ग्रुप है उन्होंने अटैक कर दिया था सऊदी अरेबिया के वेसल पे। चलो वो अलग केस है, उसको बाद में देखेंगे। नाउ इम्प्लीकेशन, एक तो ग्लोबल ट्रेड एंड सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्प्टेड है। ईरान वाला इशू हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आपने ब्लॉकेट देखा, सप्लाई चेन रिस्क पे आ गई, तो डिस्ट्रप्शंस हमें दिखी। शिपिंग एंड इंश्योरेंस कॉस्ट ये भी बढ़ चुकी है। लाइफ का खतरा है आज के टाइम पे, पानी में नहीं डूबे कोई मिसाइल अटैक कर दे रहा है, कोई ड्रोन अटैक कर दे रहा है, तो एक खतरा तो यहाँ पे बन रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर तो रिस्क है ही, यहाँ पे हमने लाइफ से रिलेटेड पढ़ा। इंश्योरेंस कॉस्ट, अब आई थिंक आपको क्लियर है कि शिप किसकी थी, वो क्वेश्चन मार्क ही रह गया। कोई फ्लैग लगाया हुआ है किसी कंट्री का, ओनरशिप किसी कंट्री की, सी फेयर को सोशल सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वो शिप, कई बार क्या होता है ना, एक्सेसिबल नहीं रहती है शिप, तो ये छोड़ ही देते हैं ओनर्स कि हम करते हैं इसको अनाउंस कि हमारी शिप थी ही नहीं, तो सी फेयर का क्या पता वो शिप किसी जगह पे फंस की थी, तो सोशल सिक्योरिटी कौन उठाएगा, तो इसके कंसर्न भी बहुत सारे रेज करते हैं। नाउ इंडिया का स्टैंड क्या है, तो उन्होंने बोला मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी तो हम बार बार किसकी बात कर रहे थे, फॉइप की भी। इंडो पैसिफिक रीजन में भी हम क्या बोल रहे थे, फ्री एंड ओपन ट्रेड होना चाहिए। पर अगर दूसरी तरफ आए इंडियन ओशन के ऊपर, ये जो रेड सी एंड ब्लैक सी वाले रूट्स हैं, यहाँ पे आज के टाइम पे फ्री ना ओपन कुछ नहीं है, फ्री ओपन है भी शायद, पर ड्रोन एंड मिसाइल अटैक्स इतने ज्यादा इंक्रीज कर चुके हैं, तो सी फेयर की लाइफ जो है वो रिस्क पे तो है ही, पर हम ये सपोर्ट कर रहे थे कि अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। प्लस ब्लैक सी, इसके याद रख लेना, ब्रू एट रशिया गेट, बॉर्डरिंग कंट्रीज आपसे पूछी जा सकती हैं। ब्रू एट, अच्छा ये रशिया था, गेट, ये याद रख लेना। इससे ब्रू यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन। एड से याद रखना, यहाँ पे एक सी ऑफ अजोब भी आता है, एड से याद रख लेना, सी ऑफ अजोब आता है। सी ऑफ अजोब ब्लैक सी के साथ एक छोटी सी स्ट्रेट के साथ कनेक्टेड है, कर्च स्ट्रेट, ये वाली जो वाटर बॉडी है। फिर उसके बाद बोला एट रशिया, आर से आ गया रशिया, एंड गेट का सिर्फ जीटी याद रखना है, वन इज जॉर्जिया एंड दूसरा आता है तुर्की। एक बर्गर टी भी है, बहुत पॉपुलर है ये वाली ट्रिक भी, पर बर्गर ट्री से आपको सीक्वेंस में नहीं कंट्रीज याद रहेंगी, फिर आपको मैप याद होना चाहिए। पर इससे ब्रू एट रशिया गेट से आपने क्या किया, सारा सीक्वेंस में ही याद रख लिया, ये ब्रू एट रशिया इस तरह से, तो ये फिर सीक्वेंस में आपको याद रहेगा तुर्की तक। तो ये ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज आ गए। अभी जो कंसर्न था वो इस रीजन की वजह से था, ओडिशा शहर और पोर्ट कहां पे आ गया, यूक्रेन में आ गया। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सी फेयर की प्रोटेक्शन के लिए ये अनाउंसमेंट गवर्नमेंट के एंड से करी गई थी। नेक्स्ट, इंडियन सी फेयरर्स या सी फेयर होते कौन है, तो ट्रेंड पर्सोनल होते हैं जो मर्केंट शिप्स में काम करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व रहते हैं। सेचेल्स के साथ भी याद है आपको कि जरूरी नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट इंडिया का ही होना चाहिए, सेचेल्स का, अब जिस भी स्टेट का होगा, जिस भी गवर्नमेंट का आपके पास सर्टिफिकेट पड़ा है, आपको जॉब दे दी जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि इंडिया से आप सी फेयर का रिलेटेड कोई कोर्स करके आए थे, देन आप सेचेल चले जाते हैं तो दोबारा से कुछ महीनों के लिए वहां पे कोर्स कंडक्ट करना पड़ेगा। बोला कि ट्रेड एक्टिविटीज तो सेम ही रहती हैं, तो दोनों सर्टिफिकेट एलिजिबल रहेंगे। तो ये देखो आप, बायलैटरल रिलेशन भी इंप्रूव होते हैं इनके ऊपर, और यहां से हमें दिखता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी होती हैं, रिस्क भी बहुत है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं, कई बार एक्सप्लॉइटेशन भी मिलेगी, पैसा भी मिल जाता है, तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इसमें भी कैप्टन रहेंगे, ऑफिसर्स रहते हैं, इंजीनियरिंग। रेटिंग्स क्या थे, रेटिंग्स ये क्या था, इसका मुझे मीनिंग नहीं याद आ रहा है यहाँ पे किस चीज को लेके था ये, या स्पेलिंग में कोई मिस्टेक होगी शायद, ये वाला एक बार चेक कर लेना अपने भी। यहाँ पे कुक्स भी रहेंगे, क्रू मेंबर्स भी रहेंगे, मतलब बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर है जैसे इंडियन नेवल शिप्स का होता है या किसी भी नेवल शिप का रहता है, पर इनका मेन फोकस कहाँ पे है, मर्केंट शिप्स के ऊपर, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करना, इंटरनेशनल ट्रेड, सामान हर टाइप का आएगा, वो एनर्जी सिक्योरिटी, ऑयल भी आ सकता है, गुड्स भी आ सकते हैं, एवरीथिंग इंक्लूडेड। करंट स्टेटस अगर देखें तो इंडिया का जून 2025 का जो डेटा दे रखा है, 3.2 लाख सी फेयर इंडिया से ही है। तो इंडिया के सी फेयर तो दिख रहा है आपको कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चंक जो इंप्लॉयमेंट का मिल रहा है वो सिर्फ किस फील्ड के अंदर मिल जा रहा है, सी फेयरर। एंड आफ्टर दैट 12% ग्लोबल सी फेयरर वर्कफोर्स जो है वो सिर्फ इंडिया से ही है, और हम सेकंड रैंक पे भी आते हैं आफ्टर फिलीपींस के नंबर 1 पे आते हैं जो सी फेयरर में। हाँ, छोड़ के भी आ रहे हैं, छोड़ के क्यों आए, क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई। यस, लिख सकते हो आप, ये भी आप मेंस में भी ऐड करोगे, और रीजन यही है, जो जॉब छोड़ी इन एरिया से वो क्यों छोड़ी, तभी तो डेटा पुराना उठा के दिया,
2025 का आर्टिकल के अंदर, क्योंकि उसके बाद तो डिसरप्शन ही बहुत ज्यादा होगी। आपका ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला पार्ट तो सारी सप्लाई चेन डिसरप्शन में गया है, तो सप्लाई नहीं हो रही होगी तो सीफेयर क्या काम है। और ऊपर से जो इनके ओनर्स होंगे वो कोई इनको सोशल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे कि अभी के लिए आपके पास काम तो कुछ नहीं है तो हम आपको सोशल सिक्योरिटी दे दें, तो उस केस में जॉब ही छोड़ी लोगों ने। हाँ, इंश्योरेंस भी नहीं दिया जाता, बड़े पॉपुलर जो होते हैं वो दे देते हैं, बाकी इंश्योरेंस भी नहीं दिया जाता कई बार। कन्वेंशन भी बना है, मैरीटाइम कन्वेंशन 2006 में बनाया गया था, पर कौन ही फॉलो कर रहा है उसको आज के टाइम पे, वो भी क्वेश्चन मार्क की है। बाकी वेस्ट एशिया, रेड सी एंड ब्लैक सी, सबसे ज्यादा रिस्क इस टाइम पे इन्हीं एरिया में है। वेस्ट एशिया में आपने देख लिया अरब पेनिनसुला, ईरान वाला पार्ट, रेड सी के आसपास अफ्रीकन यूनियन नीचे की तरफ, ऊपर फिर से वेस्ट एशिया एंड ब्लैक सी जो अभी आप देख के आए, तो ऊपर यूक्रेन एंड रशिया लड़ रहे हैं आपस में, तो उसकी वजह से भी रिस्क है। अब आते हैं की चैलेंजेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या सी फेयरर्स आज के टाइम पे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। नंबर 1 आता है ज्यूरिसडिक्शनल इशू, फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस। फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस का मतलब है कि आपकी जो शिप होगी, मर्केंट शिप, उसके ऊपर झंडा किसका लगा हुआ है, तो उसी कंट्री का वो कंसीडर करा जाएगा। पर ओनरशिप आपने देखी वेरी कर रही है, जहां से परचेजिंग हुई थी वो वेरी कर रहा है, ताकि टैक्स से बचा जा सके, तो उसकी वजह से ज्यूरिसडिक्शनल इशू भी आ जाते हैं कि कल को सी फेयरर की जिंदगी चली जाती है या कोई चोट लग जाती है तो सोशल सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा। तो बोला कि शिप अटैक होगी, क्योंकि ये वेस्ट एशिया ब्लैक सी वाला पार्ट, यहाँ पे अटैक्स कॉन्टिन्यूअसली चल रहे हैं, कहीं से मिसाइल आ जाती है, कहीं से ड्रोन आ जाता है, अटैक कर देते हैं ये लोग शिप्स को। अब रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए? अब ये तो एक तो अटैक हो गया, अब बोला कि आप जा रहे थे उस जगह से, एक तो अटैक करने वाले पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डालोगे। नंबर 2 फ्लैग स्टेट, आपकी मर्केंट शिप के ऊपर झंडा किसका लगा हुआ था। नंबर 3 शिप ओनर, ओनर कौन है इसका एक्चुअल में। देन आता है पोर्ट स्टेट, पोर्ट स्टेट मतलब यहाँ पे आके ये रुकती है कि किस कंट्री से एक्चुअल में ये बिलोंग करता है, जहां से ये शुरुआत हुई थी इसकी जर्नी की। क्रू कंट्री, कंट्री कौन सी है इनकी अपनी। देन इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या शेयर्ड रहेगी। अब यही डिसाइड होता रह जाता है कि कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और उतने में बड़े सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। ये सारी कंसर्न है, मतलब ये सारी अलग अलग कंट्री से आएंगी, कहीं टैक्स से बच रहे होते हैं, कहीं इस वजह से बच रहे हैं कि मान लो किसी कंट्री के अंदर सोशल सिक्योरिटी कंपलसरी है, वो करेंगे नहीं उसका फ्लैग ऐड, तो वो फ्लैग ही ऐड नहीं करा तो वो कल को क्या बोलेंगे कि हमारे अंडर से तो गए नहीं थे, हमने तो सिर्फ शिप को बना के दिया था, तो वो बच लिए वहां से। इंपैक्ट कौन हो गया फिर से, सी फेयरर। तो एक तो ज्यूरिसडिक्शनल इशू है इसमें, यही ज्यूरिसडिक्शनल इशू बताया है। अब देखो यहाँ पे अटैक किसने करा, वेस्ट एशिया से जा रही थी कोई शिप, अटैक किसी और कंट्री ने करा, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा ये डिसाइडेड नहीं है। ये डिले इसी में लगता है सबसे ज्यादा कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा। देखो एक हो सकता है कि स्टेट ने खुद ही कोई सोशल सिक्योरिटी की स्कीम चला रखी थी कि आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी कि सी फेयरर की जो सिक्योरिटी है वो हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मैक्सिमम कंट्रीज नहीं करती हैं क्योंकि पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको, फिर जब आपने कंपलसरी कर दिया। प्राइवेट जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो बोलेंगे हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, वो किसी और कंट्री में जाके ये सेम काम कर लेंगे, तो इससे क्या हुआ, अपनी कंट्री से जो इन्वेस्टमेंट्स आनी थी वो दूसरी कंट्री में चली गई। तो ये इसी वजह से तो बोला कि अब किसके ऊपर ब्लेम डालें, जिसने अटैक करा उसके ऊपर, जिसका फ्लैग लगा था उसके ऊपर, जिसकी ओनरशिप थी उसके ऊपर। डिसाइड करते करते बहुत ज्यादा डिले हो जाते हैं, ना तो कोई अकाउंटेबिलिटी आती है, ना कोई ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, और बाद में आप सुनते हो कोई उनको मुआवजा नहीं दिया गया, कोई कंपनसेशन बाद में नहीं दी गई। वो इसी वजह से होती है क्योंकि क्लियर ही नहीं अपने को कि किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। अटैक अनसर्टेन था, अगर ऐसे बोल दे सिंगापुर, जैसे आपने सिचुएशन बनाई, सिंगापुर बोल दे कल को कि ये तो वेस्ट एशिया से अटैक हुआ है, हम क्यों सोशल सिक्योरिटी दें, आगे ना फिर से वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि हम क्यों पे करें, अटैक तो किसी और ने करे, तो जिसने अटैक करे वो पे करे। अटैकर बोलेगा आप जा ही क्यों रहे थे इससे, जब सप्लाई डिसरप्टेड है, तो आप किसके ऊपर ब्लेम डालोगे। तो सबसे बड़ा जो हर्डल आता है दैट इज ज्यूरिसडिक्शनल। यहीं पे प्रॉब्लम है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है। करी थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने खुद अनाउंस करा था ये कि आप ना जाएं, पहले वेरिफिकेशन कर लो अगर जाना ही है, प्लस रशिया को भी अप्रोच करा था इस चीज में कि आप ऐसे रिक्रूटमेंट्स ना करो फ्रॉम इंडियन साइड, कि हमारे जो फैमिली है उसका जो सिनारियो वो डिसरप्ट कर जाता है पूरी तरह से। तो ये डायरेक्टली बोला है, इनडायरेक्ट भी नहीं बोला था, वो डायरेक्ट बोला गया था। तो ये तब बोला था जब आपने देखा था इलीगल तरीके से अपनी मिलिट्री में वो हायर कर रहे थे, बुलाया किसी और काम की वजह से था, एंड बाद में जाके रिक्रूटमेंट कर दी उनकी मिलिट्री के अंदर। तो ये बोला गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि बड़े सारे बच्चे थे, युवा ही थे, लड़के ही थे, और स्पेशली उनकी डेथ हो गई थी वहां पे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आई थी, तो ये अनाउंसमेंट करा गया था। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट जोन। यहाँ पे कई बार हॉस्टेज की प्रॉब्लम हो जाती है कि लोगों को रख लिया, फिर अपनी डिमांड्स पूरी करवाएंगे। पायरेसी की प्रॉब्लम, जो ज्यादातर सोमालियन पायरेट्स हो गए, यही प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे पकड़ लेते हैं शिप्स को, और ये इतने ट्रेंड होते हैं, बड़ी बड़ी शिप्स में बस एक रस्सी के थ्रू, वो जो कैचर सा लगा होता है आगे, उसके थ्रू ही चढ़ जाते हैं ये। एक बार इंडियन नेवी ने इनको सबक तो सिखाया था, बट स्टिल ये हटते नहीं है, थोड़े टाइम में फिर से रिकवर कर जाते हैं। ड्रोन्स, मिसाइल्स, इनके थ्रू अटैक करे जा रहे हैं। माइंस की प्रॉब्लम,
लैंड माइनिंग तो थी, आज के टाइम पे सारी जगह पे माइनिंग डिप्लॉय करने की ट्राई करी जाती है, ये सारी प्रॉब्लम रहती है। अबेंडनमेंट, इंडिया के अंदर से हाईएस्ट नंबर ऑफ अबेंडेंड सी फेयरर्स रहे हैं 2025 में। अबेंडनमेंट मतलब त्याग दिया, कि वो जो शिप थी वो कहीं पे फंस गई, त्याग ही दिया उन्होंने कि नहीं हम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, हमारी तो सिक्योरिटीज के अंदर इसका मेंशन ही नहीं था। तो सबसे ज्यादा जो करे गए हैं दैट इज फ्रॉम इंडिया ओनली। तो 2025 का अगर डेटा देखें, 2026 में डायनामिक्स चेंज हुए, यहाँ पे लोगों ने वॉलंटरली छोड़ना शुरू करा कि आज के टाइम पे अटैक्स हो रहे हैं वहां पे, तो जॉब ही छोड़ दो। एक दिन आया तो था एक लड़की का फोटो, उसने बोला कि मैंने पहली बार मिसाइल देखी, क्योंकि उस सामने वाला जो शिप था उसके ऊपर अटैक हुआ, साइड से एक इंडियन भी जा रही थी शिप, तो लड़की पहली बार सी फेयर की जर्नी में बोलती है कि मैंने मिसाइल अटैक होते हुए देखा। तो वो क्या इंडिकेट करता है, कईयों ने वॉलंटरली छोड़ा है एंड कईयों ने यहाँ भी अबेंडन करा गया है बाय ओनर्स या बाय कंट्री जब बोल रहे हैं तो जिन्होंने वो शिप परचेज करी थी, जो ओनर था उसकी बात हुई है। नेक्स्ट वीक काउंसलर सपोर्ट, कोई असिस्टेंस नहीं है मोबाइल मैरीटाइम वर्कर्स के लिए, इंफॉर्मेशन का भी गैप रहता है, कई महीने हो जाते हैं सी फेयरर्स का कोई अता पता नहीं होता, तो फैमिली कंसर्न भी यहाँ पे इमर्ज करते हैं। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया का, तो एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करना वो इंडिया की प्रायोरिटी है, एंड सी लेन्स सेफ हो तभी तो हम बार बार फ्री एंड ओपन नेविगेशन की बात करते हैं। ट्रेड एंड एनर्जी सप्लाई चेन प्रोटेक्टेड रहे, देन इंडियन सिटीजन जो अब्रॉड काम कर रहे हैं उनके सेफगार्ड्स के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। सेचेल के साथ भी तभी तो कोऑपरेट कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे जाते हैं उनके शिप के थ्रू, उनकी पॉपुलेशन है ही कितनी, इंडिया में काफी है, तो इंडियंस को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई, प्लस आपको दोबारा से कोई कोर्स वहां पे नहीं करना पड़ा। एंड ग्लोबल मैरीटाइम गवर्नेंस को इंप्रूव करना है। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, तो नंबर 1 बोला सी फेयरर फर्स्ट, इमरजेंसी मैकेनिज्म होना चाहिए इंडियन सी फेयरर्स के लिए, बोल तो दिया फर्स्ट, पर ये सबसे लास्ट में आते हैं, जहां अगर हम प्रैक्टिकली इसको देखें, किसी की कोई चिंता नहीं है, बोलने को बोल दिया जाता है कि फर्स्ट पे है, पर एट द एंड सफर तो कौन कर रहा है, सी फेयरर्स ही कर रहे हैं। बाकी आता है मैरीटाइम डैशबोर्ड, यहाँ पे वेसल्स वगैरह को मॉनिटर करा जाता है, क्रू वेलफेयर्स ये प्रोवाइड करे जाते हैं कोई भी क्राइसिस अगर आता है। डिप्लॉयमेंट एडवाइजरी अगर देखें तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग वाटरवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के ही अंडर है, उन्होंने एडवाइस करा है कि जहां पे हाई रिस्क रीजन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ गया, ब्लैक सी हो गया, वहां पे थोड़ा अवॉइड ही करें, डिप्लॉयमेंट्स ना ही करें, यहाँ पे जॉब रिक्रूटमेंट्स ना ही करें किसी की। एक्शन अगेंस्ट अबेंडनमेंट रिस्ट्रिक्ट करा गया है कि अबेंडनमेंट के केसेस नहीं आने चाहिए, ओनरशिप की अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे बोली तो गई है, पर बाद में अबेंडनमेंट के केसेस में हम नंबर 1 पे है कि सबसे ज्यादा जो अबेंडिंग हुई है सी फेयरर्स की या पूरे के पूरे शिप की, वो किसने करी है, इंडिया ने करी है, अगर जून 2025 का डेटा देखें। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क जो कि इंपॉर्टेंट है कि सी फेयरर्स के जो वेजेस हैं, सोशल सिक्योरिटीज हैं, उनके लिए हमने क्या एक्ट चलाए या कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो देख रहा है। तो नंबर 1 इज मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन, ये 2006 में आया था, जो स्टैंडर्ड वेजेस के ऊपर, वर्किंग कंडीशन, रिपेट्रिएशन, कोई फंस जाता है कहीं पे उसको वापस लेके आना, एंड वेलफेयर के ऊपर काम करता है, किसके वेलफेयर के, तो सी फेयरर्स के, ये 2006 का है। और बाकी एक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी कंसीडर करी जाती है यूनाइटेड नेशन के अंदर, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को बताते हैं ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑफिस कहाँ मिल जाएगा, लंदन बेस्ड है, यूनाइटेड नेशन की ही स्पेशलाइज्ड बॉडी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि लेबर राइट्स एंड जो वेलफेयर है वो प्रोटेक्ट करे जा सके। ये आपकी जेनेवा स्विट्जरलैंड आ जाएगा, तो इनको लिख लेना। नाउ वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो एक तो काउंसलर डिप्लोमेसी होनी चाहिए, जो कि इंडिया कर भी रहा है, हमने सेशेल्स के साथ और भी मैनी मोर कंट्रीज जो आइलैंड नेशन है उनके साथ ये बात कर ली है ऑलरेडी। रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और अगर कोई खतरा आने वाला है शिप के ऊपर, उसके ऊपर अर्ली वार्निंग सिस्टम अलर्ट्स पहले ही जारी कर दिए जाए। बायलैटरल एग्रीमेंट्स होने चाहिए क्रू वेलफेयर एंड रिपेट्रिएशन के ऊपर, और जो कोऑपरेशन है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको और इंक्रीज करने की जरूरत है। रिक्रूटमेंट जब भी कोई दूसरी कंट्री करे फ्रॉम इंडिया, तो उसकी वेरिफिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, क्या आपको सच में उसी काम के लिए डिप्लॉय करा जा रहा है, इसके लिए श्योरिटी रहे। साउथ ईस्ट एशिया में भी आपने देखा, कंबोडिया वगैरह की केस स्टडी, पहले आपको बोला जाता है 2 लाख की सैलरी मिलेगी पर मंथ, कौन नहीं लेना चाहेगा 2 लाख रुपए पर मंथ के, कि फैमिली बढ़िया चल जाएगी, बढ़िया स्कूल में बच्चे जा पाएंगे, पर बाद में उनसे इलीगल काम करवाए जाते हैं। तो जॉब की जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी पूरी इंश्योर करी जाए। आफ्टर दैट जो डिप्लॉयमेंट हो रही है आज के टाइम पे हाई रिस्क एरियाज के अंदर, अब देखो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग जोन बनी हुई है, हर कोई डर रहा है कि इस एरिया से अगर जाएंगे तो क्या हो सकता है, कल को अटैक भी हो सकता है। अब जो सप्लाई थी पहले वो बल्क में थी, अभी वो रिड्यूस करी है, पर डिमांड है कि सी फेयरर तो चाहिए। बेशक ये ओपन कर दिया है रूट, पर अभी भी आप देख रहे हो मिसाइल एंड ड्रोन्स, वो अटैक कॉन्टिन्यूअस है। तो इससे होता क्या है, कई बार जो पैसा शायद 2 लाख मिल रहा था वो शायद 4 लाख भी कर दिया जाए कि बस आप आ जाओ, यहाँ पे रिस्क ज्यादा है यहाँ पे पर कॉन्फ्लिक्टिंग जोन्स के अंदर। तो एक इसके ऊपर भी नजर रखने की जरूरत है कि इससे थोड़ा पार्टिसिपेट जो पहले ज्यादा कर रहे थे सी फेयरर, उनको थोड़ा पीछे खींचा जाए।